इसके बाद आता है संक्षेपण। हम बात करते हैं संक्षेपण की। तो संक्षेपण अगर शब्द की हम बात करें तो ये किससे बना है? ये बना है संक्षेप से। संक्षेप का मतलब क्या होता है? छोटा। ठीक है, संक्षेप का क्या मतलब होता है? छोटा, किसी चीज को छोटा करना। तो संक्षेपण, अब ये आपकी परीक्षा में आता है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही तरह की परीक्षा में, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव परीक्षा में जब संक्षेपण आता है तो उसमें जितना बड़ा पैराग्राफ दिया होता है उस पैराग्राफ का 1/3 यानी 1/3 हमें लिखना होता है। जैसे मान लो अगर 100 शब्द का पैराग्राफ आपको दिया है तो इसको छोटा करके आपको 30 से 35 शब्दों के अंदर ही लिखना होता है। संक्षेपण का ये नियम होता है। अब छोटा करना है तो छोटे करने का क्या तरीका होता है, कैसे करेंगे? तो स्वाभाविक सी बात है कि जब कोई बात कही गई है तो वो विस्तार से कही गई होगी, 2-3 तरीके से कही गई होगी, तो हम उसका एक कंक्लूजन निकाल के बस उसको कम से कम शब्दों में बात को रखना ही क्या कहलाता है? संक्षेपण कहलाता है। अब इसमें 2-4 पॉइंट ऐसे हैं जो आपकी, क्योंकि आपकी परीक्षा जो है वो क्या है? वो है ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव परीक्षा में वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे, इसकी विशेषता, इसकी परिभाषा, इसके नियम, तरीके, उनके बारे में पूछ सकता है। तो आते हैं, जब हम संक्षेपण की बात करते हैं तो एक पॉइंट आ जाता है कि संक्षेपण कितने प्रकार का होता है। तो संक्षेपण 2 प्रकार का होता है अगर हम करते हैं, जैसे विद्वानों ने बताया। एक होता है धारा प्रवाह संक्षेपण और एक होता है सारणी संक्षेपण। स्पेलिंग ठीक कर लेना, 2 बार डंडा लगा हुआ है आपका। तो धारा प्रवाह संक्षेपण का मतलब क्या होता है? हम ये कह सकते हैं दोनों में अंतर है। संक्षेपण का मतलब क्या है? किसी चीज को छोटा करना। परिभाषा कहती है किसी गद्यांश को संक्षिप्त रूप से सहज भाषा में प्रस्तुत करना ही संक्षेपण कहलाता है। अब या सारणी और धारा प्रवाह का मतलब क्या हो गया? धारा प्रवाह का मतलब हो गया कि कोई चीज पैराग्राफ में लिखी हुई है, अब इसको आपको समझ के पैराग्राफ में ही कहानी स्वरूप लिखना है, ये संक्षेपण कहलाता है, धारा प्रवाह संक्षेपण। और सारणी संक्षेपण होता है, ये आपके आरओ के अंदर आता है। आरओ की जो परीक्षा होती है उसमें एक ऑप्शन आता है आपका पत्र लेखन का सारणी बनाना। अब वो क्या होता है? जैसे कुछ बात ऐसी होती है, जब आप सरकारी डिपार्टमेंट में जाओगे तो वहाँ पे आपको काम करना होगा, काम के दौरान होता है। तो आप जानते हैं सरकार के पास बहुत सारे पत्र आते रहते हैं दिन भर में, और दिन भर में जब इतने सारे पत्र आते हैं तो सारे पत्रों को सहेज के रखना तो बिल्कुल भी मतलब आसान नहीं होता। तो उस समय क्या होता है कि एक सारणी बनाई जाती है, सारणी बना ली जाएगी, इसमें पत्र क्रमांक लिख दिया जाएगा, दिनांक लिख दिया जाएगा, फिर वो किसने भेजा है ये लिख दिया जाएगा, और उसका मुख्य विषय क्या है ये लिख दिया जाएगा, और बाद में जो उस पे कार्रवाई की गई है वो लिख दिया जाएगा। तो उसमें होता है कि पत्र जैसे आपके सामने पूरा है, उसने पूरी बात लिखी है, तो जो विषय वस्तु होती है, जो आपको विषय लिखवाया जाता है पत्र के अंदर, वो इसमें रखा जाता है, और फिर उनको पत्रों को एक क्रम से पत्र क्रमांक के अनुसार अलग रख दिया जाता है। तो जब अधिकारी लोग बैठते हैं, यानी वो व्यक्ति अपने सीनियर से जब बात करेगा इन मुद्दों पर, तो फिर वो इस सारणी का ही इस्तेमाल करता है। तो ये क्या हुआ? एक तरह से संक्षेपण ही हुआ। लेकिन ये कौन सा संक्षेपण कहलाता है? सारणी संक्षेपण कहलाता है। मतलब हमने कई सारे पत्रों को, या हम किसी और चीज़ को, कोई डिटेल है, मान लो कि आप कोई फंक्शन करने जा रहे हैं और उस फंक्शन में आपको काम करने, तो हर काम की अलग अलग लिस्ट बनी हुई है, अब आपको उसे एक जगह समरी करनी है, तो आप इस तरह से सारणी बना के छोटा छोटा पॉइंट लिखते हैं, तो यही आपका क्या कहलाता है? संक्षेपण कहलाता है। ठीक है, तो जो संक्षेपण सारणी रूप में होता है उसे हम कहेंगे सारणी संक्षेपण, और जो संक्षेपण कहानी जैसे यानी गद्यांश के रूप में होता है उसे हम कहते हैं धारा प्रवाह संक्षेपण। तो अगर ऐसे परीक्षा में प्रश्न आए कि कौन सा संक्षेपण है तो आप इसे कह सकते हैं। अब देखो हम इसके नियम की बात करते हैं कि जब संक्षेपण किया जाता है तो क्या नियम हमें ध्यान रखने होते हैं। सर्वप्रथम मूल गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसका भावार्थ समझना होता है। जिस प्रकार से आपने अपठित गद्यांश किया उसी प्रकार से संक्षेपण में भी आपको गद्यांश पढ़ना पड़ेगा और उसकी मूल विषय वस्तु को समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उसकी मूल विषय वस्तु को नहीं समझ पाएंगे कि ये किस बात के इर्द गिर्द बात कर रहा है, तो आप उसका संक्षेपण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको उसी चीज को लिखना है। जैसे मान लो कि ऐसे
कुछ इस तरह से मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे मान लो हम कहेंगे बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य था और उस राज्य में एक राजा राज्य करता था और उसकी प्रजा बहुत सुखी थी। अब ये कई सारे सेंटेंस हैं। अब इसका अगर हमें संक्षेपण करना है तो हम क्या कहेंगे, बहुत समय पहले एक राजा एक राज्य में अपनी प्रजा के साथ सुख से रह रहा था। तो हमने एक सेंटेंस कर दिया, सारे सेंटेंस हटा दिए, यानी जो एक लंबी लंबी बात है उसे हमने एक सेंटेंस में बना दिया। तो यही होता है संक्षेपण, ठीक है। तो जब हम किसी गद्यांश को पढ़ते हैं तो हमें उसके हर एक वाक्य को ये समझना पड़ता है कि इस वाक्य में से हम एक चीज क्या निकाल लेते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ कि आपने अपनी शब्दावली के अंदर एक पॉइंट पढ़ा होगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी एक प्रकार का क्या है, संक्षेपण है। अब इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं, आखिर मैंने हमेशा जैसे आपसे कहा है कि जब आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो ये सीखो ना कि आखिर ये सारी चीज हमको पढ़ाई क्यों जा रही है। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द सीखना आपके लिए क्यों जरूरी है, वो इसलिए जरूरी है कि कहीं कोई ऐसा मौका आए जहाँ पे पूरी वाक्य को हमें एक शब्द में कहना हो तो हम कैसे कह सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास जानकारी होनी चाहिए। जैसे मान लो शब्द हुआ कि अपहृत, अपहृत सीता के लिए, वाक्य हमने किया था एक बार। तो इस वाक्य के अंदर क्या है, या अपहृत, अपहृत शब्द का मतलब हो गया वह जिसका अपहरण किया गया है। अगर हम इसको ये बोलें कि वह जिसका अपहरण किया गया है, बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन हम जैसे ही बोलते हैं अपहृत तो हमें समझ में आ जाता है कि इसका मतलब क्या है, जिसका अपहरण किया गया है। तो इसी तरह के जो शब्द होते हैं चीज़ें, अब जैसे ये आपकी जो शब्दावली है अलग अलग टॉपिक में आपका अलग अलग काम करती है। जैसे रस छंद अलंकार के अंदर आपके पर्यायवाची और अनेकार्थक शब्द ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो संक्षेपण में आपके अनेकार्थक शब्द, ठीक है। इसी तरह से तो हमें शब्दावली साथ के साथ करनी होती है। आगे कह रहा है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसका भाव समझने की कोशिश करेंगे कि ये इसका मूल भाव क्या है। दूसरे नंबर पर फिर मूल गद्यांश की महत्वपूर्ण बातें शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यांशों को रेखांकित कर लेते हैं। इसके कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ये पैराग्राफ दिया है, इस पैराग्राफ में सारी चीज़ें लिखी हैं। जिस समय आप पढ़ रहे हैं तो आप पेंसिल का इस्तेमाल करें और पढ़ते समय आप ये देखें कि कौन सी बात इसमें ज़्यादा रिपीट हो रही है और किस बात को हम इसमें लिख सकते हैं। तो आप उस जिस बात को लिख सकते हैं उसको रेखांकित कर लें कि ये लिखेंगे, ये लिखेंगे। अब फिर आपको क्या करना होगा, आप बस उन सारी चीज़ों को जो लिखा गया उन्हें अपने शब्दों में जैसे कहते हैं ना अन्य पुरुष शैली के अंदर, जिसे थर्ड पर्सन कहते हैं आप, तो अन्य पुरुष शैली के अंदर आपको उसे अपने शब्दों में लिख देना है। यही संक्षेपण होता है, ठीक है। तो हम जो रेखांकित करते हैं, यानी कहा है रेखांकित कर लेते हैं। आवश्यक और प्रमुख विचारों का चयन करने के बाद उन्हें अपनी भाषा में लिख देते हैं। यही होता है संक्षेपण। और संक्षेपण जो लिखा जाता है वो अन्य पुरुष की शैली में लिखा जाता है। भले ही लेखक ने उसे उत्तम पुरुष में लिखा हो या मध्यम पुरुष में लिखा हो, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता। हम जब भी संक्षेपण लिखते हैं तो अन्य पुरुष शैली में ही लिखते हैं। अब ये ध्यान दीजिए, यहाँ से प्रश्न क्या बन जाएगा कि संक्षेपण किस शैली में लिखा जाता है। आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ये क्वेश्चन बन जाता है। अब कुछ विशेषताएं हैं जिन पर ध्यान देना है कि संक्षेपण सामान्यतः मूल गद्यांश का 1/3 होना चाहिए। यदि संक्षेपण की शब्द संख्या निर्धारित हो तो उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप में से अगर कोई छात्र जैसे जो आपके सब्जेक्टिव एग्जाम है उनकी तैयारी अगर कर रहे हों तो उनके लिए ये विशेष पॉइंट है। उन्हें ये ध्यान रखना है कि जब भी आप संक्षेपण करेंगे तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि अगर शब्द सीमा दी है, जैसे मैंने बताया कि अगर 100 शब्द दिए हुए हैं, आपको अगर लिख के दे दिए, तो आपको जो संक्षेपण करना है वो 30 से 35 शब्द के बीच में ही रखना है। मतलब इतना ही, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए और इससे छोटा भी नहीं होना चाहिए। आगे दिया संक्षेपण में व्याकरण संबंधित गलतियां नहीं होनी चाहिए। ये सबसे पहला पॉइंट है, ये तो ध्यान ही रखना है। तो हर चीज में ध्यान रखना है आपको। संक्षेपण में रस, छंद, अलंकार, विशेषण आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो गद्यांश में दिया गया है, गद्यांश में यही सब चीजें तो होंगी जिनको हमें हटा के क्या करना है, छोटा करना है,
ठीक है। संक्षेपण में वाक्य का दोहराव नहीं होना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि दोहराव नहीं होना चाहिए। अगर आप दोहराव करेंगे तो फिर वो संक्षेपण नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। संक्षेपण में तिथियों, आंकड़ों, संज्ञाओं और तथ्यों आदि को यथावत बनाए रखना चाहिए। यानी हमें ये बात ध्यान रखनी है संक्षेपण में कि जो उसके अंदर तिथि दी है, जो फैक्ट दिया है, उसे हम अपनी तरफ से नहीं लिख सकते, वही चीज है जो हमें उसमें सेम टू सेम रखनी है। संक्षेपण सीधी, सरल, सहज, व्याकरण सम्मत तथा स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत होना चाहिए। यानी बहुत ज्यादा आपको अलंकृत भाषा का प्रयोग संक्षेपण में नहीं करना होता है। अब संक्षेपण में किस तरह के प्रश्न आते हैं, यहाँ पे मैं दिखाऊंगी। संक्षेपण में 2 तरह के प्रश्न आते हैं। अगर हम बात करें तो यूपीएसआई में ये नहीं आया है। यूपीएसआई में ये बदलाव आने वाला था अगर कोरोना नहीं आता तो, लेकिन कोरोना आ गया और कोरोना ने जो वो बदलाव आने वाला था वो सब क्या हो गया, वो वहीं का वहीं रह गया। ऐसा सुनने में आया था 2018 के आसपास में कि यूपीएसआई में मेंस का पेपर भी रखा जाएगा, मतलब मेंस पेपर भी ऑब्जेक्टिव होगा। पहले होगा पीटी और फिर उसके बाद मेंस होगा। मेंस भी ऑब्जेक्टिव रहेगा और ऑब्जेक्टिव जो रहेगा उसमें हिंदी का पेपर रखा जाएगा और हिंदी के पेपर में अपठित गद्यांश, पद्यांश और संक्षेपण, इस तरह की चीजें जो एमपीएसआई में पूछ ली जाती हैं वो सारी चीज भी उसमें रखी जाएंगी। तो ऐसी प्लानिंग चल रही थी, लेकिन कोरोना आने की वजह से ये वो ठंडे बस्ते में चला गया। अब आपका वैसे ही चल रहा है जैसे है पहले से। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे ये सारी क्लास में डाल दिया था कि मान लो अगर ये बात है, आगे भविष्य में फिर अगर बदलाव हो जाए तो आपको सीखना चाहिए पहले से, क्योंकि ये सारी चीज़ एमपीएसआई में आती हैं। तो आप में से जो छात्र एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं वो देखेंगे ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, उनके परीक्षा में इसी तरह से पूछा जाता है। तो आप देखो यहाँ से संक्षेपण से ऑब्जेक्टिव में प्रश्न किस तरह से आएगा। जैसे दिया है, ये प्रश्न है हमारा पहला, इसमें दिया हुआ है, पहले आपको गद्यांश दिया हुआ है और उस गद्यांश से फिर आगे दिया है कि उपर्युक्त पंक्तियों का संक्षेपण करना है। ये इतनी सारी पंक्तियों को आपको एक लाइन के अंदर लिखना है जो यहाँ पे दी हुई है। तो हम पहले गद्यांश पढ़ेंगे, समझेंगे कि गद्यांश कहना क्या चाहता है, क्योंकि प्रश्न हमारा कह रहा है श्रम का महत्व, मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, सब दिन रहत न एक समान, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। ये 4 ऑप्शन है। अब इन 4 में से कोई एक होगा इसके अंदर मूल, ठीक है, जो इसमें बात कह रहा होगा। तो हम ध्यान देते हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कह रहा है। अंधकार में व्यक्ति भटक कर खो जाता है, वह असहाय हो जाता है, उसे लगता है कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं, इसलिए वह निराशा का शिकार हो जाता है। कुछ आत्मविश्वासी लोग अंधेरे में भी प्रकाश की किरण लाने के लिए बेचैन रहते हैं। यह संघर्ष ही वास्तविक मानव की पहचान है। देखो ध्यान दीजिए, अभी तक की पंक्तियों में हमसे कहा गया है कि उसने हमें मोटिवेट करने की कोशिश की है कि काम की तरफ आपको, कि किस तरह से। फिर आगे कह रहा है जो व्यक्ति संघर्ष करता है उसे कुछ न कुछ सफलता अवश्य मिलती है, चाहे उसे जुगनू की रोशनी मिले या दिए की। उसके मन में एक विश्वास जन्म लेता है, यहाँ तक कि कभी कभी उसकी अपनी आंखों की रोशनी ही तेज हो जाती है, इसलिए उसे रात के घने अंधेरे में भी दिखने लगता है। यही लोग समाज की आशा बनते हैं। अब जो पैराग्राफ कह रहा है, पैराग्राफ ने कहा है कि आपको निराश नहीं होना है, मतलब किसी भी सूरत में आपको हमेशा क्या रहना है, आशावादी रहना है। जैसे इसमें कहा है कि जो कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं कि वो कभी निराश नहीं होते, उनके अंदर चाहे उन्हें जुगनू की रोशनी मिले चाहे दिए की। और कुछ तो ऐसे होते हैं कि अंधेरे में उनकी खुद की आंखें ही इतनी तेज हो जाती हैं कि वो उसमें भी उम्मीद जगा लेते हैं कि मुझे अंधेरे में भी दिख रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आप ये सोच रहे होगे कि मतलब बिल्कुल से एकदम से घना अंधेरा हो रखा है और वहाँ पे कोई व्यक्ति है और वो आँख खोल खोल के देखने की कोशिश कर रहा है कि मुझे दिखाई दे रहा है या नहीं। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है, भावार्थ ये है कि चाहे कितनी भी विकट परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, किसी भी कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं वो कभी घबराते नहीं हैं और वो अपने कर्म में लगे रहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इसमें कौन सा है इन चारों में से।
तो श्रम की महत्व, श्रम का महत्व, तो ऐसा तो कुछ बताया नहीं है कि मेहनत करना और ये सारी चीज नहीं बताई है, कट जाएगा। मजहब नहीं सिखाता, अब धर्म की तो बात इसमें कहीं हो ही नहीं रही है, तो ये कट जाएगा। सब दिन रहत न एक समान, ऐसा नहीं कहा कि कभी उतराव चढ़ाव की बात हो रही है, तो दोनों कट गए, तीनों कट गए। अब हमें मिल गया नर हो न निराश, करो मन को कुछ काम करो, कुछ काम करो। तो मतलब कि मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए, उसे काम करते रहना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? हाँ जी, क्या चीज रिपीट हो रहा है? मतलब ऐसे रिपीट हो रहे हैं इस चीज के लिए? अरे ये क्या है, एक उक्ति है, ठीक है, ऐसे ही बोली जाती है। अब ये आप ये कहेंगे रिपीट कर रहा है, इतने सारे शब्द का क्या 1/3 नहीं है? तो बहुत छोटा है ये, आप उस पे एकदम से मतलब ऐसे पकड़ के मत बैठो कि यहाँ पे तो शब्द रिपीट हो रहे हैं। ये क्या है, एक उक्ति है। और अब एक चीज ध्यान और देना, यही चीज जो संक्षेपण है, संक्षेपण का उल्टा होता है पल्लवन। पल्लवन का मतलब क्या होगा? पल्लवन का, संक्षेपण का मतलब हुआ किसी बड़े से छोटा करना, और मैंने कहा संक्षेपण का उल्टा होता है पल्लवन, तो किसी छोटे से बड़ा करना। तो यही यहाँ पे इसी तरह से ऐसी उक्ति दी जाएगी। अब इस उक्ति के बारे में अगर आपसे किसी ने कह दिया कि नर हो न निराश, करो मन को कुछ काम करो, कुछ काम करो, इसका पल्लवन करो, तो क्या लिखोगे आप फिर इसमें? उसका विस्तार कि ये पंक्ति क्या कहना चाहती है। तो ये वही है, ऐसे ही आएंगे, ठीक है। तो इसके बाद देखो दूसरा पॉइंट यहां दिया हुआ है, किसी के शरीर के अंग, उसका रंग रूप अथवा किसी व्यक्ति का चरित्र या स्वभाव नहीं बदला जा सकता। हजार उपाय करें, यदि कोई असर होगा तो भी अस्थाई। अब ये मतलब पंक्ति दे दी है, इस पंक्ति का आपको क्या करना है, संक्षेपण निकालना है कि संक्षेपण क्या है इसमें से। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। का वर्षा जब कृषि सुखानी, दूसरा कोयल होए न उजली, सौमन साबुन लाए, तीसरा उपर्युक्त दोनों, या चौथा इनमें से कोई नहीं। ऊपर जो पंक्तियां कही गई हैं आपके पास किताब में लिखी हुई हैं, आप फिर से पढ़ सकते हो और तब बताओ इसका उत्तर कि कहना क्या चाहता है ये। बार बार वीडियो बंद हो रही है अगर किसी की, तो एक क्या प्रॉब्लम चल रही है, ऑफिस में कॉल कर लें, ठीक है। बताओ। देखो आपको पता है कि उसमें कहा गया है किसी के अंग और शरीर की बात कही है, यानी उसका मूल जैसा है वो वैसा ही रहेगा, हम उसे परिवर्तित नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखेंगे का वर्षा जब कृषि सुखानी, इसका क्या भाव निकल रहा है? इसका भाव निकल रहा है कि उस वर्षा का कोई फायदा नहीं जब कृषि सूख कर गिर जाए। तो इसका मतलब वो हमारी पंक्ति से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये कट गया। अब जब ये कट गया हमारा, तो हमारे पास ये भी कट गया और ये भी कट गया, ठीक है। हमारे पास बचता क्या है, कोयल होए न उजली, सौमन साबुन लाए। मतलब कोयल को आप गोरा नहीं बना सकते, चाहे क्यों ना सौमन साबुन लगा दो। कहने का मतलब है जो इसका जो मूल है वो वैसा ही रहेगा, उसे परिवर्तित नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे देखो तीसरा पॉइंट दिया है, निम्न पंक्तियों का संक्षेपण करना है। मनुष्य जिस संगति में बैठता है उसे वैसा ही फल मिलता है, बुरे की संगति में बुरा फल मिलता है, अच्छे के साथ रहने से अच्छा परिणाम निकलता है। यदि सज्जन दुर्जनों से घिरा रहेगा तो दुर्जनों के अवगुण उस पर अवश्य प्रभाव छोड़ेंगे। जिन मित्रों के साथ हम रहते हैं उसके प्रभाव से बचना अत्यंत कठिन है। अब इसमें आपको बताना है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए A B C D, जल्दी से। बताओ। डी, जैसी संगत बैठिए तैसो ही फल दीन। बात समझ में आ गई। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, मैं हमेशा आपसे कहती रही हूँ, केवल पढ़ने से काम नहीं चलता, कुछ चीज़ों को गुनना भी सीखिएगा।
इसने बात कही है, जिन मित्रों के साथ हम रहते हैं उसके प्रभाव से बचना अत्यंत कठिन है। तो इसलिए जब भी कभी आप मित्र बनाएं तो आपको ये जरूर चेक करना चाहिए कि वो मित्र किस प्रकार का है। देखो ध्यान देना, 2 उदाहरण आपको बताऊंगी जीवन में कि हमारी संगति का असर कैसा होता है। आप अपने अंदर से बहुत अच्छे हैं, पर मान लो कि कोई व्यक्ति है और वो बहुत ही ज़्यादा दुष्ट प्रवृत्ति का है या गलत काम करता है, पर आपको उससे बात करना अच्छा लगता है, आपका अच्छा दोस्त है, तो कोई अगर आपको समझाता है तो आप ये कहते हैं कि अरे नहीं, मैं उसकी संगति नहीं सीखूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप चाहते हैं, आप नहीं सीखना चाहते उसकी संगति, लेकिन फिर भी उसकी संगति आपको कैसे प्रभावित कर सकती है। जैसे मान लीजिए कि कोयला है और कोयला, आप कहेंगे कि मैं कोयले को नहीं छूंगा और कोयले से मेरा काला रंग नहीं होगा, आप बस उसको अपने हाथ पे रख लीजिए, ऐसे आप छू नहीं रहे, बस वो क्या है, आपकी संगति में है, टच हो रहा है, आप उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, वो यहाँ पे निशान छोड़ देगा। क्यों छोड़ा उसने? क्योंकि उसकी प्रकृति वैसी है, वो वैसे ही नेचर में सारी चीजें छोड़ रहा है, आप उसी के प्रभाव में आ गए। पहला उदाहरण ये, ठीक है, हम ना चाहें तो भी हमें क्या होता है, हमें उसका असर हमारे ऊपर आ जाता है। जैसे किसी विद्वान ने कहा कि जो चंदन होता है, चंदन का पेड़ वैसा बनना चाहिए कि चंदन का पेड़, उससे इतने सारे जहरीले सर्प लिपटे रहते हैं और वो कभी अपनी शीतलता नहीं छोड़ता। उसी प्रकार से आप अगर बुरी संगति में भी हैं तो अपनी अच्छाई मत छोड़िए, ऐसा कहा जाता है। पर मैं ये चीज़ कहती हूँ कि वो गए गुजरे ज़माने जिस समय हम अपनी इन सारी चीज़ों को बचा लेते थे या ऐसे। आज का टाइम कैसा आ गया है? आज का टाइम ऐसा आ गया है कि आप अगर कोयले से टच होंगे तो दाग आपके ऊपर ज़रूर आएगा। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक उदाहरण के लिए बोलती हूँ कि आप अपने जीवन में कभी ड्रिंक नहीं करते और ना कभी करेंगे, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से हैं, बहुत शरीफ हैं, तो आपके माता पिता को पूरा भरोसा है। बस आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल करने के लिए ऐसा सोच लेना कि आपको कुछ नहीं करना, जहाँ पे शराब मिलती है बस वहाँ जाके आप 5 मिनट खड़े होके उस दुकान की बगल में आप अपना मोबाइल चला के आ जाना। बस 8-10 दिन ऐसे ही कर लेना। उसके बाद आपके घर तक शिकायत पहुँच चुकी होगी कि आपका लड़का जो है वो काम कर रहा है, मतलब इस समय, यानी क्या हुआ, उस जगह पर जाने से ही आपके ऊपर बदनामी आ गई। अब आप इसी का उल्टा कर लीजिए, आप पूरा एकदम से मतलब छिप के बंद कमरे में पूरे टल्ली हो जाते हैं और किसी को पता नहीं चल रहा है। और आप बस क्या करिए कि बस ऐसी चीज़ों से दूर रहिए और इनके बारे में बात मत करिए। कोई अगर बात करता है या पता चल जाए कि भाई मैं कभी कभार ले देता हूँ, तो उससे कहो भाई आज के बाद मैं तेरे से दोस्ती नहीं रखूँगा क्योंकि तू ऐसा है और ये सारी चीज़। तो सब कहेंगे भाई ये तो कुछ करता ही नहीं है, मतलब यानी जब आपको कहने का मतलब है इस समाज में जो दिखता है वही बिकता है, मतलब जो उनको दिखता है वो वैसा ही विचार बनाते हैं। आप चाहे अंदर से कैसे भी हों कैसे नहीं हो, उससे कोई परवाह नहीं। तो इसीलिए अपनी संगति का विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। कोशिश करिए कि देखो, एक सच्चे मित्र का ये काम होता है कि अगर आपको दिख रहा है कि मित्र के अंदर अवगुण हैं, तो आप कोशिश करिए कि उसको अवगुण को बताया जाए और उसे खत्म किया जाए। अगर आपके सुधार करने के बाद भी अगर वो नहीं सुधरता है तो ऐसे मित्र को त्याग देना ही अच्छा होता है। अंततः नहीं तो कर्ण के जैसा ही हश्र होगा। कर्ण इतना बड़ा योद्धा था, अर्जुन से भी महान योद्धा था, और ये सारी चीज होने के बाद भी कर्ण का हश्र अंत में ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसकी संगति जो थी वो दुष्ट के साथ थी, उसने मित्र का साथ नहीं छोड़ा। और ये कहा जाता है कि कृष्ण ने कहा भी कि तुम बस इसका साथ छोड़ दो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मेरा दोस्त जैसा भी है मैं वैसे ही करूंगा। तो उन्होंने रखा, अंततः क्या हुआ, जो दोस्त का हश्र हुआ वही उनका हश्र हुआ। तो ये चीज होती है, आपके पास ऑप्शन है, या तो आप दोस्ती कहने का मतलब ये है कि आप अपने जीवन को जैसा देखना चाहते हैं उसी तरह का आप डिसीजन लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं तो दोस्त के लिए कुर्बान होऊंगा, तो दोस्त के साथ रहिए, मत छोड़िए कभी। और आप चाहते हैं कि नहीं मेरा जीवन खराब नहीं हो,
तो आपको बहुत सारे त्याग करने होते हैं, चाहे वो दोस्त हो या रिश्तेदार। अब देखो ध्यान दो, इस तरह के बहुत सारे आपके यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं, इनको घर जाके आपको क्या करना है, अभ्यास करना है, ठीक है। अब रुक जाओ, तसल्ली रखो थोड़ी सी। इसके बाद इसमें एक तो इस तरह से प्रश्न आएगा कि पैराग्राफ दिया हुआ है और तब ये प्रश्न आ रहा है। इसके बाद जैसे प्रश्न संख्या 17, कुछ इस तरह के प्रश्न भी आपकी परीक्षा में आएंगे, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है कि उन्हें कैसे हल करेंगे। प्रश्न संख्या 17 दिया है, संक्षेपण के लिए जरूरी है कि उसमें क्या, अब ऑप्शन दिए हैं 4, अतिथियों, आंकड़ों, संज्ञाओं और तथ्यों आदि को यथावत बनाए रखना चाहिए। तिथियों, आंकड़ों, संज्ञाओं और तथ्यों आदि को यथावत बनाए रखना चाहिए। तिथियों, आंकड़ों, संज्ञाओं और तथ्यों आदि को परिवर्तित करना चाहिए। तिथियों, आंकड़ों, क्रियाओं और तथ्यों आदि को यथावत बनाए रखना चाहिए। मैंने आपसे कहा है कि पहले मतलब जब तक आप चारों को ना पढ़ें तब तक आप उत्तर ना दें, और चारों को पढ़ने के बाद आपको पता चल रहा है अधिकतर समय के यथावत बनाए रखना चाहिए, ये सारी चीज आ रही है। तो अब इनको होगा तो उत्तर इन चारों में से कोई एक, तो अब क्रॉस विधि अपनाइए। सबसे पहले तो इसे काटेंगे, परिवर्तन करना चाहिए, ये तो होगा नहीं, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे कि यहाँ दिया है तिथियों, आंकड़ों, क्रियाओं। जब हम इसको उत्तम पुरुष शैली में लिखेंगे तो हम क्रिया को तो यथावत नहीं बनाए रख सकते, तो इसका मतलब ये कट जाएगा। तिथियों, आंकड़ों, संज्ञाओं और तथ्य को यथावत बनाए रखना चाहिए, तो सही दिया है। यहां दिया अतिथियों, ठीक है। इस तरह से ध्यान देना, जहां भी चारों ऑप्शन एक जैसे लगे, सावधानी से ये देखना है कि इसमें से कौन सा किस कारण से गलत है, और ये वाली चीज आपने निकाल दी तो उत्तर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से प्रश्न संख्या 18 बताओ, संक्षेपण के लिए जरूरी है कि वो सीधी, सरल, सहज, व्याकरण सम्मत तथा स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत हो। सीधी, सरल, सहज, व्याकरण असम्मत तथा स्पष्ट भाषा में संक्षेपण प्रस्तुत करना चाहिए। सीधी, सरल, असहज, व्याकरण असम्मत तथा स्पष्ट भाषा में संक्षेपण प्रस्तुत करना चाहिए। सीधी, कठिन, सहज, व्याकरण सम्मत तथा स्पष्ट भाषा में संक्षेपण प्रस्तुत करना चाहिए। तो देखो यहाँ चारों हमें ऐसे ही लग रहे हैं उलझे उलझे, और ये ध्यान देना परीक्षा में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है हमारे ऊपर, तो हमें सारी चीजें एक जैसी दिखेंगे। तो आपको इनमें से ये नहीं देखना कि सही कौन सा है, इनमें गलत कौन सा है ये देख लीजिए। कह रहा है सीधी, कठिन, काट दो, इतना ही, कठिन बात इसमें आएगी नहीं। फिर कह रहा है सीधी, सरल, असहज, नहीं, काट दो इसको भी। उसके बाद सीधी, सरल, सहज, व्याकरण असम्मत, नहीं, सम्मत होना चाहिए। 3 ऑप्शन कट गए, आंसर मिल गया आपको, ठीक है। जब भी आपको आंसर निकालना है क्रॉस विधि अपनाओगे तो ज्यादा सही चांस रहेगा, नहीं तो यहाँ जल्दबाजी में कुछ ऐसे ही आंसर लगा दोगे और जब परीक्षा के बाहर आओगे और दिमाग शांत होगा तो अगर ओ ये क्या हो गया, गलत हो गया जानते हुए भी, है ना। तो ये नहीं करना है। क्या कह रहे हो? हाँ वही तो, ऐसा ही होता है। हम जब देखो छात्रों से गलती क्यों होती है, छात्रों से गलती होती है जब वो प्रश्न को पढ़ के तुरंत उसके उत्तर को लगा देते हैं। तो आपको मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, जब भी कभी आए तो सबसे पहले प्रश्न में जो पूछा गया उसको करो रेखांकित। कभी पूछा जाता है, कभी पूछा जाता है नहीं है, ठीक है। जैसे आप अक्सर अगर हम बात करें, जैसे आरओ के एग्जाम की मैं बात करती हूँ, आरओ के एग्जाम में एक टॉपिक से लगातार 10 क्वेश्चन होते हैं। जैसे मान लो पर्यायवाची से लगातार 10 क्वेश्चन होते हैं या विलोम शब्द से होते हैं। तो वो किस तरह से करता है, उसको पता है कि आप तैयार तो हैं कि 10 क्वेश्चन, अगले 10 क्वेश्चन जो हैं वो इस तरह के हैं। तो वो आपसे बताता है इसका पर्यायवाची है, इसका पर्यायवाची है, इसका पर्यायवाची है। आप 3 तक जब पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि बार बार क्या पूछ रहा है, इसका पर्यायवाची है, और चौथे में ही लिखेगा इसका पर्यायवाची नहीं है। और हम जल्दी से देखते हैं इसका पर्यायवाची और पहले ऑप्शन में ही रखता है वो
उसका पर्यायवाची, और जो आप नहीं है वो कहीं और होता है। बस आंसर एकदम से लगा देते हैं, बाद में जब आते हैं कि अरे इसने तो नहीं पूछा था, ओ शिट ये क्या हो गया, ये तो गलती हो गई। तो ऐसे ही होता है। तो हमेशा जब भी चाहे कितने भी प्रश्न क्यों ना आए, आपको फोकस करना है कि पूछ क्या रहा है, उस पे आपको राउंड करना है कि ये पूछ रहा है, अब आप निकालेंगे। तो ये सबसे बेहतर तरीका होता है। मैं ऐसा क्यों बता रही हूँ आपको, क्योंकि मैंने ऐसी गलतियां की हैं, ऐसी गलतियां मैंने शुरू में की हैं बहुत ज़्यादा। जो कहते हैं ना एक ओवर कॉन्फिडेंस जिसे आप कहेंगे, तो ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है कि जैसे हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं ये प्रश्न इसका उत्तर, ये प्रश्न और इसका उत्तर, हम ऐसे याद करते हैं। और पहले ज़माने की बात करें, जिस समय हमारे पिताजी लोगों ने दिए थे ये एग्ज़ाम, उस समय सीधे सीधे पूछे जाते थे। उस समय ऐसे कोई झोल नहीं होता था, पर उस समय कंपटीशन भी नहीं था। होता ये था कि अगर मान लो कि 1000 वैकेंसी निकल रही हैं तो भर्ती ही 700 हुई, मतलब फॉर्म ही 700 भरे गए, तो अब क्या होगा, सबकी जॉब लगेगी क्योंकि सब आए हैं, सब बैठे हैं। पर हमारे ज़माने में उल्टा हो गया है। अगर 1000 या कहे 10,000 अगर वैकेंसी हैं, हालांकि इतनी नहीं हो रही, वैकेंसी पहले से भी कम हो रही है, मान लेते हैं कि 10,000 वैकेंसी है तो फॉर्म 10 लाख भरे जाते हैं, तो क्या होगा उसमें, तो रिजेक्शन ही होगा उसमें। तो इसीलिए एग्जामिनर इस तरह के प्रश्नों का तैयार करता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको आराम से घर पे जाके करना, ठीक है, अभ्यास कर लेना।